दोस्तों यहां पर इमेज नंबर फर्स्ट पर आप नजर डालोगे तो एक कब्रिस्तान का माहौल है जहां पर एक इंडिविजुअल सो रहा है। बट आप सोचेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं एक कमजोर या गरीब इंसान है जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं होगा, तो थक हार करके कोई जगह मिली तो यहां के सो गया। बट आज हम जो स्टोरी डिस्कस करेंगे वो एक आईएएस ऑफिसर की है जिन्होंने एक केस को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जैसे हालात वाली माइनिंग एरियाज में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करने को लीड किया गया और उस टाइम पर उनके द्वारा रातें बिताई गई, अपनी रातें काली की उस एरिया में जहां पर एक तरफ ग्रेनाइट की माइनिंग हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी खुदाई करने पर वहां पर कुछ कंकाल मिले। उन कंकालों की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो भी मालिक थे उन मालिकों के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया कि शहर से मंदबुद्धि लोगों को पकड़ के लाया जाए और उनकी बलि चढ़ाई जाए। आप देखोगे कि इस तरीके का माहौल तमिलनाडु के मदुरई में देखा गया और इस बात को जब एक्सपोजर मिला तो पता पड़ा कि यह तो बहुत बड़ा स्कैम है जहां पर 65,000 करोड़ की सरकार को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को चपत लगाई गई है माइनिंग माफियाज के द्वारा। बट पॉइंट इज, आज ये बात हाईलाइट क्यों हो रही है? बात कुछ ऐसी है, वो आईएएस ऑफिसर जो कब्रिस्तान जैसी सिचुएशन में सोए थे उनका नाम है सग्याम, और उनके द्वारा साफ साफ ये कह दिया गया कि भाई आज की परिस्थितियां इस तरीके से बन चुकी है तमिलनाडु में कि मेरी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो भी इंश्योर नहीं हो पा रही, तो कहां पर मैं इन बातों को ओपनली जाकर के कोर्ट में कह सकता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक तो इलीगल माइनिंग का मामला था और यह मामला उजागर होता है कि इन लोगों को जिस तरीके से गला रेत करके इनको गाड़ा गया था और जिस इंसान को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसी ने फिर विसिल ब्लो कर दी, उसी ने बात को ओपन कर दिया। इसमें फिर पूरा का पूरा जो माइनिंग माफिया है वो एकदम से सख्ते में आ गया। आप देखोगे कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा एक कमीशन या फिर कहो कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट किया, प्रोफेशनल्स का ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें लीगल लीडर के तौर पे सग्याम आईएएस जो ऑफिसर हैं उनको आगे पहुंचाया गया। फिर उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई तो ऐसे 2014 में एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होता है। 2017 में इन्होंने रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट को लेकर के ही तमिलनाडु हाईकोर्ट में, वहां मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, बट उस सुनवाई में जाने से मना कर दिया। आईएएस ऑफिसर ने कहा कि मेरी जान को खतरा है और जिस तरीके से वहां की लोकल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है काम, वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तक मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी मैं हाई कोर्ट में सुनवाई में नहीं आ सकता। तो ये माहौल शो करता है, ये एक केस स्टडी हमारे पास में आती है कि एक ईमानदार ऑफिसर कैसे चैलेंजेस का सामना करता है। अगर सिस्टम की कमियों को कोई अगर उजागर करने की कोशिश करे तो उनको कितना जिंदगी और मौत के बीच में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पूरी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये चीजें इवॉल्व हुई। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWOnlyIAS की तरफ से जो लोग भी 2026 का टारगेट लेके तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी है। और इसमें आपको जीएस की क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप मिलेगी जिससे कि आपको अच्छे से पढ़ाई करने में हेल्प मिल जाए। बाकी डिटेल्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है वो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और बाकी लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, डायरेक्टली आप ज्वाइन करना चाहो तो बात कुछ ऐसी है। यू सग्याम ये फॉर्मर लीगल कमिश्नर हैं, स्पेशल ऑफिसर ऑफ मद्रास हाईकोर्ट है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट घोटाला एक्सपोज किया था 2014 में। अब इसी सिलसिले में उनको मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी बातें रखनी थी। अपनी जो रिपोर्ट इन्होंने 2014 के स्कैम की एक्सपोजर के बाद में 2017 में सबमिट की थी उसको डिफेंड करना था। बट पॉइंट इज कि मेरी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। मुझे जो सिक्योरिटी दी गई थी सरकार के द्वारा पहले वो भी सरकार ने विड्रॉ कर ली है, तो ऐसे में मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके नहीं आ सकता। सवाल यह कि क्या इनको हिम्मत नहीं करनी चाहिए? हिम्मत करनी चाहिए। बट पॉइंट इज कि इनके साथ ही जो लोग थे जिन्होंने विसिल ब्लो किया, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस निकला है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, क्लरिकल इंडिविजुअल्स का और प्राइवेट माफियाज का, पूरा एक बहुत बड़ा नेक्सस निकला है। तो ऐसे में इनके साथ में जो लोग भी थे उस टीम में, जिस टीम ने इस चीज को एक्सपोज किया, उनमें से 2-3 लोगों को बहुत बुरे तरीके से बेरहमी से मार दिया गया है। तो इनके द्वारा कह दिया गया है कि स्टेट में जो पर्टिकुलर तमिलनाडु स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें वो क्लियरली शो विड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि आप मतलब जो सेफ्टी दे रही, सिक्योरिटी दे रही, उसका विड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि क्लियरली बायस्ड, फ्लॉड और अनफेयर मैनर में यहां पर सिस्टम चल रहा है। जो डिसीजन मेकर्स है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ कि आप लोग यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे कॉम्प्रोमाइज करोगे, इनएबिलिटी एक्सपोज होती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो कैसे हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं या फिर खुद लूटपाट में लगे हुए हैं। इनके द्वारा ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे इनकी रिप्रेजेंटेटिव जो है, मतलब सरकारी वकील,
उनको इन्होंने एक लेटर में लिखा, डिजिटल कॉपी लेटर इन्होंने राइट करके अपनी तरफ से भेजा था कि देखो मेरे को जो सेफ्टी सिक्योरिटी मदुरई की तरफ से मिलनी चाहिए, मदुरई एडमिनिस्ट्रेशन या वहां की गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल रही है, तो मैं यहां पर रिस्क नहीं ले सकता। आप देखोगे ये 65,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज इनके द्वारा किया गया था। और उसके पीछे स्टोरी क्या थी, मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल जो कि ग्रेनाइट की माइनिंग होने वाले रीजन में लोगों की सप्लाई किया करता था, और वहां पर उस इंडिविजुअल के सामने कईयों के गले रेते गए, और उसी इंडिविजुअल के द्वारा फिर यह बात कहा, ओपन अप की गई कि यह एरिया है जहां पर इलीगल माइनिंग भी होती है और यहां पर लोगों को गलत तरीके से माना जाता है। 2004-5 के लगभग इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, बट जैसे ही मदुरई के कलेक्टर बनते हैं यू सक्याम, ये आईएएस ऑफिसर जिन्होंने काली रात की थी, रात दर वहां पर माइनिंग साइट पे बैठ करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, पूरी डिटेल तैयार की थी, आप देखोगे इनके द्वारा सीरियसनेस शो की गई। नतीजा क्या हो रहा है, आज इनको खुद को अपनी जान के साथ में खेलने का एक वो सिचुएशन बन गई है। जगबार अली नाम के एक विसल ब्लोअर थे, बोलो उनको माइनिंग क्रिमिनल्स ने मार दिया। इसके अलावा भी वो एक दो नाम इनके द्वारा दिए गए थे कि जब हार्डकोर क्रिमिनल्स के सामने कोई खड़ा होने की कोशिश करता है तो कोई उनके सामने खड़ा कैसे रह सकता है जब सरकार ही वहां पर साथ ना दे, सरकार की तरफ से जो स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो फिर ईमानदार ऑफिसर भी अकेला क्या कर लेगा। और ये एक सच्चाई भी है कि इस करप्ट सिस्टम के सामने कुछ ईमानदार लोग जो हैं मेहनत करना चाहते हैं, बट मजबूरन उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब सिचुएशन एकदम अंडर कंट्रोल हो और एक ईमानदार ऑफिसर ईमानदारी के साथ काम कर ले। तभी तो कहा जाता है कि भाई कितने सारे आईएएस ऑफिसर, कितने ही सारे ब्यूरोक्रेट्स एक एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के टाइम पे तो बड़ी एथिक्स की, बड़ी ईमानदारी की, ठीक है, इंटेग्रिटी की बातें करते हैं, बट वो सर्विस में जाकर के ऐसा क्या होता है उनके साथ में। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि आप जिन वैल्यूज पे अपनी पढ़ाई करते हैं और जब एक्चुअल में जब आप ग्राउंड रियलिटीज को फेस करते हैं तो आपको अपनी एग्जीक्यूशन में कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सिनेरियो। इसके अलावा जाकिर हुसैन नाम के एक और विसल ब्लोअर थे, उनको भी मारा गया, उनका तो वीडियो तक रिलीज हुआ था। अब आप सोचो कि क्या सिनेरियो है लॉ एंड ऑर्डर का वहां पर, इस बात से हमें आइडिया है। अच्छा, ये केवल तमिलनाडु स्पेसिफिक नहीं है, हमने एक आईपीएस ऑफिसर का केस हिमाचल प्रदेश का भी डिस्कस किया था। कई बार सैंड माइनिंग को लेकर के राजस्थान में भी बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है ना, ये बहुत ज्यादा सिचुएशन को बढ़ाता चला जा रहा है। अब ये पूरा स्कैम का एक्सपोजर कैसे होता है उसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो सग्याम जिनके द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, इनको एक कहते ना कि लीगल ऑफिसर के तौर पे इनको आगे बढ़ाया गया था जब ये मदुरई के खुद कलेक्टर हुआ करते थे कि बोला आपकी नजरों के सामने आप एक काम करिए, हमारे बिहाफ पे जाइए, इन्वेस्टिगेट करिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग को फिर चीजें और कनेक्ट की तो पता पड़ा कि अरे भाई यहां तो सीनियर ऑफिशियल्स, 2 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ये भी उलझे हुए हैं इस मामले में। आप देखोगे जस्टिस के चंद्रू, आप ये मुझे जहां तक लग रहा है जस्टिस के चंद्रू वही है जिनके ऊपर ये भीम मूवी बनी थी, है ना, जो इनइक्वालिटीज को लेकर के। तो आई गेस शायद वो है, मैंने ज्यादा इस पर रिसर्च की नहीं, बट पॉइंट यस मुझे लगता है वही थे। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई बात ऐसी है कि आप वहां पर जाइए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए। इन्वेस्टिगेशन में फिर इन्होंने अपनी तरफ से पूरे रिपोर्ट पे बनाई और रिपोर्ट में ऐसी ऐसी चीजें खुली कि ज्यादा भी नहीं तो एक्सचेकर को 65,000 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है। कितनी सारी पेनल्टीज, कितनी सारे रिकवरी प्लान्स है वो बिल्कुल साइडलाइन किए गए हैं। इवन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्रिमिनल्स थे या जो भी पॉलिटिशियन और साथ में वहां पर प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे उनको भी क्लीन चिट दी गई है। तो ये सिचुएशन सीधा इशारा करती है कि कितना बड़ा कार्टेल वहां पर ऑपरेट कर रहा था। कोशिश हुई थी 2012 में जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने थे तो उनके द्वारा 13 पेज की रिपोर्ट दी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट को, कहा कि इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग हो रही है, 16,000 करोड़ का मामला है। तो ऐसे में उस रिपोर्ट को भेजा गया और उसके बाद में इमीडिएटली बाद में 94 एरियाज में जो क्वेरिंग हो रही थी, माइनिंग हो रही थी, उसको तो इमीडिएटली रोक दिया गया और उनके बैंक अकाउंट्स को भी रोक दिया गया। बट पॉइंट इज कि वहां पर अभी भी जितना स्ट्रिक्टली काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। फिर 2013 में इन्होंने अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया उससे रिलेटेड और डिटेल सबमिट की और उन डिटेल्स को ध्यान देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने फिर देखा कि यार मामला तो बड़ा गंभीर है, सरकारें ध्यान दे नहीं रही है, और एक पीआईएल भी लग गई थी मद्रास हाईकोर्ट में कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन वहां पर होनी चाहिए। तब सब ज्ञान को कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट दिस स्कैम, इस पर्टिकुलर पूरे गफले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया और उनके द्वारा लेयर बाय लेयर इतने डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। बट पॉइंट इज सच्चाई को सामने आने में कितना परेशानी हो रही है। ये बात सच है कि सच को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है पर खत्म नहीं किया जा सकता, सामने तो आएगा। यहां पर बताया जा रहा है इसमें कौन कौन इंडिविजुअल्स या कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व है।
आप यहां पर देखो, एक तो ये नाम आ रहा है ओलंपस ग्रेनाइट, जिसको दुरई दयानिधि जो कि एम के अलगिरी, वो उस टाइम पे 2010s में यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हुआ करते थे, उनके बेटे थे। उनका भी आप देख सकते हो लिंक यहां पर निकल के आ रहा है। और बाकी इंडिविजुअल्स यहां पर, या कंपनी सिंधु ग्रेनाइट है, पीआर पेलानचियामी हो गया, इसके अलावा पीआरपी एक्सपोर्ट करके एक कंपनी है, ये सारी कंपनियां पूरी अंडर स्कैनर हैं। बट इनके द्वारा आईएएस ऑफिसर को प्रेशराइज किया जा रहा है, इन्होंने दबाव में आकर के वीआरएस तक लिया है। अब आप सोचिए आप कि ईमानदार आदमी को कितना खतरा है हमारे देश में। क्या वाकई में ईमानदारी का यही एक वो होता है क्रेडिट, या फिर आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए? ये चीज बदलनी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमें बदलनी होगी। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।